प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 48वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है फिर चलें एक साथ। अरे जो भी कहो, यहाँ की चाय का स्वाद नहीं बदला है। मजा आ गया यार। हाँ बिल्कुल मजा। अरे यार एक बात नहीं लग रही तुझे? हाँ। गर्मी मुझे लग रही है। नहीं नहीं, गर्मी तो बढ़ी गई है। गर्मी में बैठा नहीं जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता यार, ये प्रशांत, ये संदीप कभी टाइम से नहीं पहुंचता है। इतने समय बाद आज अपने पुराने होटल में खाने का तय हुआ है, और ये साहब लगता है फिर से किसी को ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समझाने बैठ गए होंगे। कोई नहीं राकेश यार, अब संदीप को ही सरकार ने एआई के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दे रखी है। तो क्या हुआ? अरे तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइम भी आजकल पता है ना तेरे को कि किसी भी टाइम ऑनलाइन क्लासेस होने लगती है। अब क्या मालूम किसी बच्चे ने कोई अब मशीन लर्निंग पे सवाल पूछ लिया हो। देख प्रशांत, तू ना बचपन से ही संदीप की बहुत साइड लेता रहा है। अरे नहीं यार। अरे भाई अब हम 50 के हो चले हैं, और तू बिल्कुल नहीं बदला। ठीक है कि संदीप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो भी कंप्यूटर साइंस का, पर मैं अपना न्यूज चैनल छोड़कर आया हूं। और तू भी तो अब फौज में कर्नल हो गया भाई, क्यों है कि नहीं? तूने मिठाई नहीं खिलाई लेकिन। अरे खिलाऊंगा यार जब वो ठीक है, चलो टाइम निकालना अब मुश्किल है, पर भाई दोस्तों के लिए तो निकालना ही पड़ता है कि नहीं? है ये तो अब ऐसे में वो साहब लेट आ रहे हैं। अरे छोड़ना यार, तू तो बस बेकार की बातें लेकर बैठ जाता है। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। देखो पहले क्या, अबे वो देख, वो देख आ रहे प्रोफेसर साहब। हाँ, ये मोटा रसगुल्ला लगता हो ही रहा है। अरे संदीप जी, प्रोफेसर साहब आइए लेट लतीफ आइए। अरे वाह, तुम दोनों टाइम पर आ गए यार। और क्या? सॉरी यार, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग से निकल ही नहीं पाया। ओहो, तो राकेश भाई अभी भी बचपन की तरह मुंह फुला ही लेते हैं। हाँ ठीक है, हंस लो। एक तो भाई देर से आओ, और फिर सबसे पहले आने वाले पर हंसो। देख लो भाई, यही है नया जमाना है। चल आप गले मिल, आजा। अरे मोटा हो गया साहब, हमसे भी तो गले मिल लो। अरे संभाल के, पेट अड़ेगा। अरे हाँ, तुम दोनों ने क्या ऑर्डर किया? अरे कुछ नहीं यार, बस तेरा इंतजार हो रहा था, हमने कुछ खाया ही नहीं। अब तू बता क्या मंगाऊं? बताइए यार प्रशांत, हाँ पता नहीं अब इतना परहेज करना पड़ता है कि होटल में क्या खाना है ये सोचना पड़ता है। हाँ, और बढ़ाओ वजन। और तुम दोनों की यही दिक्कत है हमेशा से कि ये हेल्दी ये अनहेल्दी। अब भाई जिंदगी में किस किस चीज से बचोगे और कितना बचोगे? देखो मौत का दिन तो तय ही है। क्या राकेश, तू भी ना आज के दिन मौत की बात लेकर बैठ गया, और फिर जब 3 दोस्त बैठे हो ना तो मौत की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो गाना याद है तेरे को? कौन सा? मौत से क्या डरना, हमें तो आना है। हाँ। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। ओ संदीप, क्या मंगाऊं तेरे लिए? अब वेटर। जी साहब, आया। हाँ देखो, सुनो जी। 3 प्लेट देसी घी के पनीर वाले छोले भटूरे जी, ठीक है जी। और बाद में 3 प्लेट रसमलाई जी, और फिर आखिर में कॉफी। जी साहब। यार और भाई सुनो, ओ मीठी चटनी ना अलग से लाना, थोड़े अनार दाने डाल के। अरे वाह राकेश, तुझे अभी तक याद है? और क्या, क्यों नहीं याद होगा संदीप? तू तो छोले भटूरे खाता ही वहां था जहां मीठी चटनी अनार के दानों के साथ मिले। और क्या। और फिर हम लोगों की उम्र अभी इतनी भी नहीं हुई है कि हम बातें भूल जाएं। और क्या भाई, इतने बूढ़े नहीं हुए। सही है। अच्छा संदीप, तुम्हारे वो एआई वाले प्रोजेक्ट का क्या हाल है? कुछ जोर पकड़ा उसने? क्यों नहीं प्रशांत, कुछ साल की बात है, देखना भारत भी एआई में बड़ी ताकत होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एआई में काम खूब होगा, पर भारत ताकतवर नहीं होगा। अब क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राकेश? अरे प्रशांत, कुछ हो तो दिखना भी तो चाहिए, है कि नहीं? अभी तो सब विदेशी ही नजर आता है, और ये सोच, ये विचार, ये टेक्नोलॉजी है तो विदेशी ही ना, है कि नहीं? तो भारत कैसे 2-3 साल में कोई तीर मार देगा? भाई तुम पत्रकारों की ये दिक्कत है, बस क्रिटिसाइज करते रहो।
एक तो एक्सक्लूसिव खबर देने के चक्कर में पूरी जानकारी नहीं इकट्ठा करते, अच्छा जी। बस सबसे तेज बने रहना चाहते हैं। ये तो है। अब देखो भाई, वैसे मैंने फौज के लिए कुछ नहीं कहा यहाँ। अच्छा? हाँ, पर तुम दोनों विज्ञान के हो तो मुझ पर ऐसे रौब नहीं जमा पाओगे। हाँ, अब भैया देखो, उन लोगों ने अमिताभ की आवाज में अपने स्पीकर से बात करवानी भी शुरू कर दी है। क्या बात कर रहा है यार? मतलब कि हम प्रश्न पूछेंगे या कमांड देंगे और जवाब हमारे अमिताभ बच्चन की आवाज में आएगी। अमिताभ बच्चन की आवाज में? बढ़िया और है। ये तो एक अमेरिकी कंपनी ने किया है। कहाँ है तुम्हारा भारत का एआई? और हाँ, ये मत कहना कि जो भी हो अमिताभ जी तो भारत के ही हैं। ठीक है। वही मैं कहने वाला था, वही तूने बोल दिया। वैसे राकेश, तू क्या तो ठीक रहा है, पर असल बात यह है कि एआई अगर किसी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो वो भारत है। ठीक कहा संदीप। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विश्व की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में एआई के लिए सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह कि देश में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख केंद्र बनेंगे। और बनेंगे क्या, बनना शुरू भी हो गए। वाह, क्या यार प्रशांत, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो कि अब तो जीवन ही एआई मय हो गया हो। एआई में और देखो, एक बात कर। अहमदाबाद के एक होटल में रोबोट्स के द्वारा खाना ग्राहकों तक पहुंचा देने को भारत में एआई तेजी से विकसित होना नहीं कह देते। समझे? अच्छा। और मैं शर्तिया कह सकता हूं कि 75 या 80% ये रोबोट देखना विदेशी ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है। भाई प्रशांत, ये अपना राकेश जो है ना, पत्रकार बनकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव नहीं हो गया है? और ये क्या कह रहे हो? अरे भाई, मैं कहता हूं कि 95% विदेशी पार्ट्स हों, पर अगर 5% या सॉफ्टवेयर भी भारतीय है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में एआई पर तीसरे चौथे नंबर पर एआई में निवेश भारत में हो रहा है। हाँ भाई, सही कह रहा अपना संदीप। अरे भाई, भारतीय स्टार्टअप तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और कृषि क्षेत्र सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए एआई आधारित समाधानों पर कार्य कर रहे हैं। नहीं मालूम तुम्हें? अब देखो, अब इसी से समझो कि हैदराबाद में दी हैक्सॉट इंस्टीट्यूट ने हैक्सागन कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया शुरू किया है। और ये केंद्र हर साल 350 से भी अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एआई के विषय में ट्रेनिंग दे रहा है। और मेरे भाई, अब तो सैकड़ों ऐसे संस्थान आगे आ रहे हैं। देखो भाई संदीप, मैं एक पत्रकार के तौर पर इतना जानता हूं कि एआई के क्षेत्र में किस किस राज्य में क्या क्या हो रहा है। जैसे तेलंगाना में हाल ही में वो सागू बागू योजना शुरू की गई है। सागू बागू योजना, हाँ। है ना? ये वही ना जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ना? हाँ हाँ संदीप, वो तो है ही ना। हाँ, चलो, तुम दोनों को कम से कम सागू बागू के बारे में तो पता है। अब देखो, तेलंगाना सरकार ने ये किया, पर प्रचार प्रसार तो हम पत्रकारों ने ही किया ना, है कि नहीं? और तुम हमें नेगेटिव कह रहे हो। भाई, हम सवाल तो पूछेंगे ही। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सागू बागू में भी एआई आधारित प्रौद्योगिकी को किसानों के लाभ के लिए उपयोग करना है। पर चाहे ड्रोन हो या फिर सिंचाई में एआई का उपयोग, टेक्नोलॉजी तो पूरी तरह हमारी नहीं है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो राकेश, कि भारत में एआई पर कोई काम नहीं हो रहा? भारत सरकार ने 2020 में ही एआई, आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग, अच्छा, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के लिए भी करीब 3600 करोड़ रुपए दिए हैं। देखो राकेश, संदीप बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम्हें तो पता ही है कि सरकार इंटरनेट तक सभी की पहुंच बनाने में लगी है। बिल्कुल। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट सेवाएं भारत में ही हैं। हाँ, ये तो ठीक है। सरकार ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। बिल्कुल। और इसमें सबसे अहम प्रौद्योगिकी के तौर पर उभरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे तुम तो पत्रकार हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को भारत में ही उद्योग के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के लिए एआई, बिग डेटा और रोबोटिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वाह! अब जरा सोचो, एआई में प्रशिक्षित 1 करोड़ युवा, और कई देशों की तो आबादी भी इतनी नहीं है। अब भाई, तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। मैं इन सब बातों को कहां नकार रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि सब विदेशों में, या कहूं कि
पश्चिम के देशों में जो होता है, और फिर हम विकासशील देश या उभरती अर्थव्यवस्थाएं उसे अपना लेती हैं, और फिर हम किसी खास प्रौद्योगिकी में अव्वल होने का दंभ भरते हैं, और तब तक दुनिया कोई और नई टेक्नोलॉजी ले आती है। अब मेरी शिकायत तो इतनी है। नहीं राकेश, ऐसा नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि पहले कभी देश में अनुसंधान, शोध आदि का इकोसिस्टम ना रहा हो, परंतु अब वाकई में बहुत बदलाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एआई को लोग प्रौद्योगिकियों का चरम बता रहे हैं, जो अपने में खुद ही सुधार करने में सक्षम होने के साथ इवॉल्व होने की क्षमता भी रखती है। यानी आवश्यकता अनुसार कौन सी प्रौद्योगिकी अहम है, उसे खुद विकसित करने की क्षमता भी एआई में है। तो तुम ये कह रहे हो संदीप कि एआई से ऊपर कुछ है ही नहीं, हैं? सही कहा ना मैंने? नहीं राकेश, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से बहुत कुछ करना अब संभव है, और आने वाले समय में भी बहुत संभावनाएं इन टेक्नोलॉजियों में नजर आ रही हैं। और तीनों ही क्षेत्रों में आज भारत बहुत आगे है। खास तौर से एआई के क्षेत्र में भारत एक बड़ी क्रांति की ओर अग्रसर है। बिल्कुल संदीप भाई, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। चेहरे की पहचान, बायोमेट्रिक पहचान, अपराध जांच, यातायात और भीड़ प्रबंधन, महिला सुरक्षा, वन से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आय प्राप्त करना, नदियों की साफ सफाई, बिल्कुल, बाघ सुरक्षा, कृषि, विद्यार्थियों की प्रकृति पर नजर, स्वास्थ्य, जिनमें खास तौर से नई दवाओं की खोज, और कई ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिसमें एआई का उपयोग भारत में बढ़ना अब शुरू हो गया है। और फिर सरकार का जोर इस और बहुत अधिक है। प्रशांत, तुम इसमें शेयर बाजार, वित्तीय सेवाएं, रक्षा क्षेत्र आदि भूल गए? वैसे मैं अपने पत्रकार मित्र को बता दूं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लैबोरेटरी की शुरुआत कर दी है। अच्छा। इसमें एआई, रोबोटिक्स, कमांड एंड कंट्रोल, नेटवर्किंग, सूचना एवं संचार सुरक्षा आदि पर अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से करना है, और इसमें आशातीत सफलता मिल रही है। अच्छा, ठीक है। तो तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि 18 मार्च 2021 को भारत और अमेरिका में एआई में नए अनुसंधान और विकास के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ है। बिल्कुल। और वो भारत के पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में है। इससे भारत को फायदा होगा? हाँ। वाह, तुम लोग भी खूब। अरे दिखता नहीं कि हमारी मेहनत और क्रिएटिव युवाओं का फायदा उठाकर ये विदेशी कुछ अपना नया विकसित कर लेंगे, देखना तुम। वैसे राकेश, मुझे सच में हैरानी है कि आज के विज्ञान के चमत्कारी युग में विज्ञान अनुसंधान को लेकर अभी हम राष्ट्र की सीमाओं में बंधे हुए हैं। विज्ञान किसी एक देश या किसी खास मानव जाति की बपोती नहीं है। सीमाओं, जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष में बंधना, ये विज्ञान की दशा नहीं है। किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होता है विज्ञान, मालूम है। अगर कोई वैज्ञानिक ये सोचे कि ये काम मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, तो या फिर अपने देश के लिए कर रहा हूं, तो ये उसकी सोच में कमी दर्शाता है विज्ञान में। हाँ, बात तो सही। नहीं, ज्ञान विज्ञान तो सभी के लिए है, सभी का हक है। अब मिसाल के तौर पर अगर तेलंगाना सरकार ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंटेल एआई केंद्र खोला है, जो हैदराबाद स्थित अप्लाइड एआई रिसर्च सेंटर है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान ढूंढना और स्मार्ट यातायात क्षेत्र में कार्य करना है। अब बताओ, क्या यह सिर्फ एक देश तक ही सीमित रहेगा? और भारत तो हमेशा ही ऐसी प्रौद्योगिकियों पर काम करता रहा है, और जो भारत के साथ उन देशों के भी काम आए जो गरीब हैं या प्रौद्योगिकी पर अधिक शोध नहीं कर पा रहे। देखा राकेश, तुमने हमेशा शांत रहने वाले प्रशांत को भी गुस्सा दिला ही दिया। देखो भाई, सोच बदलेगी तो सब बदलेगा, और मुझे कई बार लगता है कि नई पीढ़ी की सोच सकारात्मक होना ज्यादा जरूरी है। अब देखो ना, सरकारी स्कूलों के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को एआई के प्रति जागरूक करना और जो स्किल यानी कौशल का गैप है उसे भरना है। अब इसका लाभ ये होगा कि स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे नए युग की टेक्नोलॉजी की सोच से जुड़ सकेंगे और उनमें प्रासंगिक कौशल विकसित हो सकेगा। मैं इसे बहुत बड़ा कदम मानता हूं। अब तुम्हें नाराज होना हो तो हो,
पर एक तरफ हमें सब कुछ खोने का डर सताता है और दूसरी तरफ हम ही अन्य देशों को यहाँ बुलाकर सब कुछ सौंपते जा रहे हैं उन्हें। यार राकेश, हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट कर संस्करण 3.0 यानी MCA 21 लॉन्च किया है, जिसमें AI, बिग डेटा और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का समावेश किया गया है। बिल्कुल। जिसमें कंपनियों को अपनी फाइलिंग करने में सुविधा। इसका मकसद ये है कि कारोबार में आसानी के साथ अनुपालन हो सके। और हाँ, अब इसी कारण देश में अधिक से अधिक विदेशी निवेश भी आ रहा है और इसी कारण भारत में मूलभूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। यार तुम लोग तो बिल्कुल सरकारी हो गए हो भाई। मैं भी जानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेस्कॉम के साथ मिलकर जून 2020 में एक पूर्णता AI को समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें भारत में AI संबंधित सभी कार्यों, विकास और पहल के बारे में बताया गया है। अब ये पोर्टल भारत में AI पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। पर कुछ फायदा किसी को पता भी नहीं है। पता है तो किसे? तुझे। हाँ ठीक है, हंस लो, पर मैं सच कह रहा हूं कि लोगों को कुछ नहीं पता। अरे राकेश, ये तो तुम पत्रकारों का काम है ना। या संदीप, कैसी बात कह दी। पत्रकार होकर कोई पॉजिटिव काम कैसे कर दे। अगर कुछ अच्छा बता दिया तो भला लोगों का भला नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत हंस लिए तुम दोनों। अब हंसने की बारी मेरी है जनाब। क्यों भाई, तूने ऐसा क्या तीर मार दिया जो हाथ हंसेगा हम पर? क्योंकि एक तो छोले भटूरे आ रहे हैं, अच्छा, और दूसरा मैंने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। अरे छोले भटूरे आ रहे हैं ये तो ठीक है, पर तूने हमें बिना बताए रिकॉर्ड किया, ये गैर कानूनी है भाई। हाँ बिल्कुल। असल में यार लोग पत्रकारों को बुद्धिजीवियों की श्रेणी में रखते हैं, वैसे हम होते भी। अब किसी संस्थान ने मेरा लेक्चर रख दिया है, विषय है भारत में AI के बढ़ते कदम। अब ऐसे तो तुम लोग बताते नहीं, थोड़ी ईगो हर्ट की और तुमने एक अच्छी जानकारी तो दे ही दी। अरे ये भटूरे तो लो भाई संदीप, तुम तो यार पीछे ये लो। मुंह में पानी आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार मुझे यहाँ के छोले भटूरे बढ़िया लगते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। गर्मा गर्म। मजा आ गया। अभी पिछले हफ्ते पहले एक बच्चों की पत्रिका के लिए कहानी लिखने को कहा गया था मुझे। मैंने कहानी शुरू तो की, पर आधी लिखने के बाद ऐसा ब्लॉक लगा कि बस कुछ सोच ही नहीं पाया। तो बस राकेश, AI आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया गया है जो किसी लेखक के बहुत काम का है। अच्छा, अगर कोई कहानी अधूरी छूट गई है तो बाकी की कहानी ये AI आधारित सॉफ्टवेयर पूरी कर देगा। यानी तुम सिर्फ कहानी का प्लॉट सोचो और AI उस कहानी को आपके श्रोताओं को ध्यान में रखकर पूरा कर देता है ना? कमाल की चीज। बहुत भाई कमाल की। संदीप, ये AI आधारित सॉफ्टवेयर दिलवा दे भाई, अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा राकेश, अब AI काम की नजर आने लगी तेरे को? पर यार ये तो और भी खतरे की बात है नहीं? अबे अब क्या खतरा आ गया पत्रकार भाई? भैया अब तो हम लेखकों की नौकरी भी गई। अब सब कुछ तो ये AI ही कर देगा, तो भैया फिर लेखक तो भूखा ही मर जाएगा ना। बस फिर राकेश की नेगेटिविटी शुरू हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि लेखक को सोचने के लिए और नई बातें मिल जाएं। हमें अपने दायरे से बाहर सोचने का मौका मिले, और क्रिएटिविटी में यही तो चाहिए। पर इस AI आधारित सॉफ्टवेयर की एक और खासियत है कि वो आपके लिखने के अंदाज को समझकर कहानी को आपके तरीके से ही पूरा करेगा। ये कैसे संभव है? देख राकेश, मेरे छोले भटूरे तो हो गए खत्म। अब बाकी तो रसमलाई खाते हुए ही बताऊंगा। भाई अब रसमलाई भी ले आओ। 3 प्लेट सर। हाँ भाई हाँ। लो भाई, खत्म कर लिया। बस वैसे तुम लोगों की बात सुनने के लिए नहीं, मैंने रसमलाई के लिए जल्दी भटूरा खत्म किया। लो भाई, अब रसमलाई भी आ गई। हाँ लाइए, यहाँ रख दो भैया बस। ये वाली इधर। ये यार इसमें चम्मच तो चाहिए, तू भी ना यार। हाँ भाई संदीप, तो ये बताओ AI मेरे विचारों को कैसे समझ लेगी और कहानी मेरी सोच के अनुरूप ही विकसित करेगी? अच्छा ये बताओ राकेश, तुम तो कई लेखकों के बीच रहते होगे, कई लेखकों ने अपने असिस्टेंट भी रखे होंगे ना? हाँ संदीप,
मुंबई में लगभग सभी बड़े लेखकों की टीम होती है। तो राकेश, कभी ये सोचा है कि कैसे जो फिल्म लेखक के असिस्टेंट होते हैं वो कैसे तय करते हैं कि सर को ये सीन पसंद आएगा या ये डायलॉग पसंद आएगा? नहीं भाई वो तो संदीप उन राइटर्स के साथ काम करके समझ ही जाते हैं ना। अब जैसे हमें पता होता है कि हमारे पिताजी को ये शर्ट पसंद आएगी या मेरी बहन को, अब वो सब साथ रहकर समझ आ ही जाता है ना भाई किसी की व्यक्ति की पसंद नापसंद क्या है। वाह, बिल्कुल, वाह बिल्कुल। प्रशांत, ये तुमने पसंद नापसंद वाली बात बहुत अच्छी कही है। असल में हम सभी अपने अनुभवों से ये सीखते हैं। अब कई बार बच्चे को देखकर ही बड़े अनुभवी लोग बता देते हैं कि इसमें एकाग्रता बहुत अच्छी है, या ये बच्चा किसी क्रिएटिव क्षेत्र में जाएगा, या इंजीनियर अच्छा बनेगा। हाँ संदीप, हाँ ऐसा तो बिल्कुल होता है। ये उनके अनुभव और उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर कितनी है इस कारण होता है। बिल्कुल सही राकेश, तुमने सही कहा कि ऑब्जर्वेशन पावर पर से अवलोकन करने, देखने समझने की शक्ति आती कहां से? इसमें हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा या हमारी मेमोरी की अहम भूमिका होती है। हाँ संदीप, राकेश ने सही कहा है। यही सभी कारण होते हैं जो हमारी देखने समझने की शक्ति को विकसित करते हैं। बिल्कुल, तुम दोनों ने ही बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखो, इसमें सबसे अहम है हमारी मेमोरी, याददाश्त, यानी स्मरण शक्ति। ये मेमोरी ही है जो हमें हम बनाती है, यानी मुझे मैं बनाती है। असल में हम जो भी हैं वो हमारी मेमोरी है, यानी जो कुछ भी हमने देखा, सुना या समझा है बस हमारे दिमाग में है। अब एआई इसी दिमाग को बनाकर इन मेमोरीज को पकड़ने में सक्षम हो रहा है। हाँ, मतलब पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी एक प्रकार का कृत्रिम दिमाग तैयार करेगा। अच्छा, फिर उसमें मेमोरीज भरेगा और फिर हमारी तरह सोचने समझने में सक्षम हो जाएगा। मेरे भाई संदीप, तो तू ये कहना चाह रहा है कि एक तो कृत्रिम दिमाग बनेगा और उसमें हमारी तरह यादें, स्मरण शक्ति होगी। भैया, इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं, तो इतने लोगों का दिमाग कैसे तैयार होगा ये बताओ। क्या है यार राकेश, ये भी कोई सवाल हुआ? अब यार देखो, अगर हम किसी कपड़ों के शोरूम में जाते हैं तो 3-4 साइज, मेरा मतलब है जैसे एक्सेल, डबल एक्सेल, इसी में सब लोग निपट जाते हैं, है कि नहीं? अब कुछ एक आध अपवाद हो सकते हैं, मींस बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत। हाँ बिल्कुल ठीक। अब यही हाल जूतों का है। 4-5 साइज में अधिकतर लोगों के पैर समा ही जाते हैं। तुम दोनों क्या कपड़े जूतों की बात करने लगे भाई। आकार तो ऊपर नीचे होते ही हैं, पर दिमाग क्या 4-5 या 8-10 प्रकार में ही बांटा जा सकता है? हाँ हैं? क्यों नहीं? पता है अगर दुनिया में कुल कितने प्रकार या कहें टाइप के लोग हैं? क्या लोगों के टाइप भी होते हैं? क्यों नहीं? वैसे पर्सनैलिटी के आधार पर लोगों को 8 प्रकार में बांटा गया है। वैसे कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पर 10 प्रकार के मानव होते हैं। तो प्रशांत, तुम्हें लगता है कि इन्हीं 8 या 10 प्रकार में पूरी मानवता सिमट गई है और उसी पर निर्भर होकर तुम सटीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली तैयार कर पाओगे? बस अब यही तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। कहते हैं कि हमारे दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन हैं। वैसे एक बात बताता चलूं, कहते हैं कि 100 अरब तारे हमारी आकाश गंगा में भी हैं। तो भाई संदीप, ये आकाश गंगा और दिमाग का क्या कनेक्शन है? अब यही तो बात है, 100 अरब तारे और 100 अरब न्यूरॉन्स। क्या पता एआई तारों की सैर भी करवा दे, या क्या पता तारों से बातें। और अब तो सोचने समझने में मशीन सक्षम होने लगी है। एआई में संभावनाएं असीमित हैं। भारत अभी अपनी तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढने में एआई में संभावनाएं तलाश कर रहा है और इसमें काफी सफलता भी मिल रही है। तो तुम दोनों के हिसाब से भारत का भविष्य भी बाकी दुनिया की तरह एआई से ही बंधा है? बंधा तो मानवता से है, पर हाँ, अगर दुनिया एआई में कुछ भी कर रही है तो भारत भी सबसे पहली पंक्ति में खड़ा है। बिल्कुल। अरे तुम देखना, आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे भी कोडिंग करेंगे, एल्गोरिदम्स तैयार करेंगे और राकेश, तुम जैसे पत्रकारों के सवालों पर भी तब विराम लग जाएगा, हैं? पर एक बात कहूं राकेश? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब इतना बोल रहे हो तो ये बात भी बोल ही दो, मन में कुछ मत रखना, बोल दो भाई साहब। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एआई ने मुझ जैसे बोरिंग प्रोफेसर में भी नई जान फूंक दी है। अब देश के युवा देखना, इस प्रौद्योगिकी के साथ देश को किस शिखर पर पहुंचा देंगे। पर इस सब के बीच तुम जैसे पत्रकारों की भूमिका सबसे अहम है।
अरे संदीप, तूने तो सेंटी कर दिया। देखो भाई, मेरा लेक्चर तैयार हो गया है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की भूमिका काफी समझ गया हूँ। कुछ बातें अभी भी मन में हैं, पर वो तुम दोनों से फिर कभी कर लूंगा। और संदीप, ये मेरा वादा है कि मैं अपने सवाल बेझिझक, बेधड़क और बेखटके से पूछता रहूंगा। अब तुम दोनों से एक सवाल पूछूं? अरे राकेश, क्यों नहीं? अरे राकेश, अब सवाल पूछने के लिए भी सवाल करना पड़ेगा। अरे पूछना जो पूछना है। तो भाइयों, छोले भटूरे भी हो गए, हाँ। रसमलाई भी खा ली, अब पेट काफी भर गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी भी तुम दोनों को कॉफी पीनी है या चले? अरे भाई तू तो यार आज नहीं नहीं नहीं, वैसे तेरे सवाल कैसे भी रहे, ये सवाल सबसे प्रासंगिक है। क्यों भाई? ये तो है। भाई मुझे लगता है कि पेट काफी भर गया है, लेकिन भाइयों कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। हाँ, थोड़ा टहल करते हैं। टहल लो। भाई मेरी एक राय है, जब 18-19 साल की उम्र में ये सब खा लिया था, तो भाई अब तो हम ये सब खाकर ही उठेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। अरे वेटर, अरे 3 कॉफी लेकर आना। जी सर। अरे संदीप, ये प्रशांत तो फौजी है, पर हमारी तो मुसीबत हो जाएगी भाई। कोई नहीं राकेश, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 48वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था फिर चले एक साथ। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहयोग अब्दुल अहद। भाग लेने वाले कलाकार थे अयाज खान, अर्जुन कौशिक और शांतनु सैनी। दोस्तों, अभी आप जाइए नहीं, क्योंकि अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में एक रेस्टोरेंट में रोबोट द्वारा ऑर्डर लिए और परोसे जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत के किस शहर में एक रेस्टोरेंट में रोबोट द्वारा ऑर्डर लिए और परोसे जाते हैं? दूसरा प्रश्न सुन लें। दुनिया के किस शहर में पहली बार रोबोट को रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने और परोसने के लिए उपयोग में लिया गया था? एक बार फिर सुन लें। दुनिया के किस शहर में पहली बार रोबोट को रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने और परोसने के लिए उपयोग में लाया गया था? और हमारा पता अब लिख लें। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड संख्या 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाब के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।